नमस्कार। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत कल जो हमारा लेक्चर अंत हुआ था वहां से करेंगे। कल हमने पढ़ा था गार के बारे में कि गार क्या होता है। गार भारत में कब लागू किया गया? 2017। गार के अंतर्गत कर अधिकारियों को विवेकाधीन शक्तियां दी गई थी ताकि वो कर परिहार को रोक सकें। कर परिहार हो कैसे रहा था? जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उनका दुरुपयोग करके और जो टैक्स प्रोविजंस हैं इनका दुरुपयोग करके जो कंपनियां हैं वो कर परिहार कर रही थी। तो कंपनियों के ऐसे आचरणों, ऐसे उनके ट्रांजैक्शंस, ऐसे अरेंजमेंट्स की पहचान करने के लिए कर अधिकारियों को विवेकाधीन शक्तियां दी गई। फिर जो इंटरनेशनल ट्रीटीज के का दुरुपयोग करके जो कर परिहार हो रहा था वो ट्रीटी शॉपिंग के जरिए हो रहा था, राउंड ट्रिपिंग के जरिए हो रहा था और ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए हो रहा था। तो कल के लेक्चर में हमने इन तीनों संकल्पनाओं को समझ लिया था। फिर उसके बाद हमने जो गार की टाइमलाइन है कि गार कब प्रपोज किया गया और कब इंट्रोड्यूस किया गया ये हमने समझा था। गार 2009 में प्रपोज किया गया था डीटीसी में, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड। फिर उसके बाद 2012 में गवर्नमेंट ने जब इसे इंट्रोड्यूस किया तो भारत से या देश से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा बाहर जाने लगा, तो गवर्नमेंट ने इसको पोस्टपोन कर दिया और एक कमेटी का गठन किया जिसको हेड कर रहे थे पार्थसारथी सोम। पार्थसारथी सोम कमेटी ने गार के इंप्लीमेंटेशन को लेकर तथा गार का जो एक नकारात्मक पहलू था, गार का जो क्रिटिसिज्म था, उसको लेकर इस समिति को जिम्मेदारी दी गई कि आप इन पर अपने रिकमेंडेशंस दीजिए। जब कर अधिकारियों को विवेकाधीन शक्तियां दे दी जाएंगी और अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेंड नहीं किया जाएगा तो उसमें एक संभावना है कि टैक्स टेररिज्म या एक्सप्लॉयटेशन की सिचुएशन बने। और अगर कर अधिकारी एक इस सिचुएशन को क्रिएट करेंगे तो उससे हमारा निवेश प्रभावित होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और हमारी ग्रोथ प्रभावित होगी। अब इन नकारात्मक पहलुओं को लेकर और गार के इंप्लीमेंटेशन को लेकर समिति ने अपनी क्या क्या सिफारिशें दी हैं आज वो हम समझते हैं। पार्थसारथी सोम समिति का गठन वर्ष 2012 में किया गया था और इस समिति ने गार के इंप्लीमेंटेशन को लेकर और इसके नकारात्मक पहलू को लेकर जो सिफारिशें दी हैं वो हैं इस प्रकार कि पहली सिफारिश उन्होंने दिया था कि गार को 3 वर्षों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। और क्यों किया जाए? ताकि गार से प्रभावित होने वाले जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे प्रॉपर डिस्कशन हो सके। इन बिटवीन जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेंड किया जा सके ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन की सिचुएशन है वो ना क्रिएट हो, क्योंकि अगर टैक्स ऑफिशियल्स एक्सप्लॉयट करेंगे तो हमारी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित होंगी, ठीक है, हमारा निवेश प्रभावित होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होगा। तो इसके लिए जो है ना टैक्स ऑफिशियल्स को ट्रेंड किया जाए और जो स्टेक होल्डर्स हैं जो प्रभावित होते हैं गार से, अब गार से प्रभावित कौन होगा? जो वाणिज्यिक या उद्योग जगत है, ठीक है, निवेशक हैं वो प्रभावित होंगे। तो इन सभी से, इन संस्थाओं से बात की जाए और उनसे एक जो है सहमति ली जाए, ठीक है। तो पहली रिकमेंडेशन थी इनकी कि गार को 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। दूसरी रिकमेंडेशन इनकी ये थी कि एक पैनल का गठन किया जाए और इंपोजिंग ऑफ गार इज टू बी अप्रूव्ड बाय दैट पैनल ओनली। देखिए, टैक्स ऑफिशियल जो होगा, जो पहले चरण में वो गार को लगाने के लिए, गार के तहत एक्शन लेने के लिए वो रिकमेंड करेगा। अब उसकी रिकमेंडेशन पर विचार कौन करेगी? एक पैनल करेगी, ठीक है। और समिति के अनुसार इस पैनल में 5 लोग होने चाहिए थे। इसको हेड करना चाहिए था एक हाई कोर्ट का जज, फिर उसके बाद 2 इनकम टैक्स ऑफिशियल्स इसमें होने चाहिए थे और फिर लास्ट में 2 नॉन गवर्नमेंट लोग होने चाहिए थे जो इंडस्ट्री या उद्योग जगत से हो सकते थे या फिर विशेषज्ञ हो सकते थे, ठीक है। तो समिति ने यह सिफारिश की कि एक 5 सदस्यीय पैनल हो जो गार के अंतर्गत एक्शन लेने के लिए अप्रूवल दे, ठीक है। अब
जब एक समिति अप्रूवल देगी, ठीक है, और जब ऑफिशियल्स को ट्रेंड किया जाएगा, तो जो टैक्स टेररिज्म या एक्सप्लॉयटेशन की सिचुएशन है उससे बचा जा सकता है। फिर इन्होंने तीसरी जो सिफारिश दी, वो सिफारिश ये दी कि गार को तभी इंपोज किया जाए जब टैक्स अवॉइडेंस 3 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। उससे कम की राशि के टैक्स अवॉइडेंस के लिए गार को न लगाया जाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो चौथी रिकमेंडेशन दी कि जिस देश ने एलओबी के क्लॉज को अडॉप्ट किया है डीटीए के तहत, देखिए 2 देश है मान लीजिए, एक देश ए है और एक बी है। अब इन दोनों देशों में डीटीए है, लेकिन डीटीए के प्रावधानों का दुरुपयोग करके टैक्स अवॉइडेंस हो रहा था, राउंड ट्रिपिंग हो रही थी, टीटी शॉपिंग हो रही थी, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए डीटीए में सुधार किए गए, और वो सुधार क्या थे? डीटीए में 2 सुधार किए गए, डीटीए में 2 सुधार किए गए थे। पहला जो सुधार किया गया था वो एलओबी क्लॉज को शामिल किया गया, और दूसरा सुधार किया गया सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, ठीक है। अगर किसी देश के साथ हमारा डीटीए साइन है और वो एलओबी के क्लॉज को भी अडॉप्ट कर लेता है, तो उस देश से जो निवेश आ रहा है उस पर गार इंप्लीमेंट नहीं होगा। यह समिति ने अपनी चौथी सिफारिश दी थी। एलओबी मैं आपको डीटीए के टॉपिक में पहले ही बता चुका हूं कि एलओबी के तहत निवेशकों पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं कि वो अपने ओरिजिन कंट्री में कुछ मात्रा में निवेश करेंगे, एक सर्टेन अमाउंट में, एक सर्टेन नंबर्स में एम्प्लॉयज उस ओरिजिन कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उस ओरिजिन कंट्री के कुछ निश्चित संख्या में डायरेक्टर्स को शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये एलओबी का क्लॉज जिन देशों ने इस एलओबी के क्लॉज को अडॉप्ट कर लिया है, समिति ने कहा कि उन पर जो है आप गार मत लगाइए, वहां से जो निवेश आ रहा है उनके निवेशकों पर गार मत लगाइए, ठीक है। अब उसके बाद समिति की 5वीं सिफारिश क्या थी? समिति की 5वीं सिफारिश यह थी कि गार का जो गार तभी इंपोज किया जाना चाहिए जब किसी भी गतिविधि या किसी भी व्यवस्था का जो सोल मोटिव है वो टैक्स अवॉइडेंस है। अगर कर अधिकारियों को लगता है कि इस गतिविधि या इस ट्रांजैक्शन का एक और एकमात्र उद्देश्य टैक्स अवॉइडेंस है, तभी गार लगाया जाए। अगर कोई भी वाणिज्यिक पहलू उसमें शामिल है तो फिर गार न लगाया जाए, ठीक है। उसके बाद समिति की 6वीं सिफारिश यह थी कि गार का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम टैक्स अवॉइडेंस की सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करें, हम ट्रीटीज और टैक्स प्रोविजंस का जो मिसयूज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करें, ना कि हम टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश करें। तो गार का उद्देश्य केवल ट्रीटीज और टैक्स प्रोविजंस के मिसयूज को आइडेंटिफाई करना है, ना कि टैक्स बेस बढ़ाना है, ठीक है। अगर टैक्स बेस बढ़ जाता है तो ये उससे जुड़ा हुआ एक और लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ये समझा कि गार को लेकर पार्थसारथी सोम समिति ने क्या क्या सिफारिशें दी थी। अब कल के लेक्चर को आज हमने कंप्लीट कर दिया यहां पर। अब आपको मैं बताता हूं कि हमने ये सारी चीजें पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने डीटीए पढ़ लिया है और उसमें रिफॉर्म हुआ है, इसको पढ़ लिया है। फिर हमने आज गार को कंप्लीट कर दिया है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत हमें बीईपीएस प्रोजेक्ट को पढ़ने में पड़ेगी। बीईपीएस प्रोजेक्ट ओईसीडी और G20 देशों द्वारा दो 2013 में शुरू किया गया था। अब बीईपीएस प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया था? बीईपीएस होता क्या है? बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। ये क्या है? बेस इरोजन यानी कि कर अवॉइडेंस के माध्यम से जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है देशों को, और प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी कि जो लाभ को किसी टैक्स हेवन कंट्री में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये जो विकसित, अल्प विकसित या
विकासशील देशों के लिए ये एक बड़ी समस्या थी। तो इससे निपटने के लिए G20 देशों और OECD कंट्रीज, जिसमें लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, इन्होंने मिलकर जो है ना 2013 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, BEPS प्रोजेक्ट। BEPS प्रोजेक्ट को पढ़ने के लिए जो हमारा होमवर्क था हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने DTA पढ़ लिया है और हमने गार को पढ़ लिया है। LOB और सोर्स बेस्ड टैक्सेशन को भी हम समझ गए हैं। राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। तो हम BEPS प्रोजेक्ट को पढ़ने के लिए हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कल हम BEPS प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और जिन लोगों ने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है वो लोग इनको देख लें, ताकि उनको जो है ये BEPS प्रोजेक्ट जब हम कल पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।